गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन डिस्पर्शन डिस्कस कर रहा हूं। जो सेंट्रल टेंडेंसी है कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालना होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसका मतलब हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं। जितने डेटा दिए हैं उन सबकी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो। तो इसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीन तरह के मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं उनमें। तो अरिथमेटिक मीन की अगर हम बात करते हैं तो क्या चीज है ये कि अरिथमेटिक मीन है, ये आपको दिखाएगा कि कोई जो भी नंबर दिए हुए हैं उन सब का एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर क्या है जो लगभग सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए सीरीज की अगर मैं बात करूं, पहले डेटा सीरीज अगर हमारी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, तीन तरीके से हमारी सीरीज हो सकती है। तो इंडिविजुअल सीरीज के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो हर एक डेटम को इंडिविजुअली लिखा है, उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सारे डेटा को आप सम कर दीजिए। जितने भी डेटा दिए हैं 1, 2, 3 अप टू n तक, जितने भी डेटा है सबको सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n। तो ये फॉर्मूला लिखा है समीशन x अपॉन n, x बार इक्वल टू समीशन x अपॉन n। ये इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के लिए है समीशन x अपॉन n। अब डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में डिफरेंस क्या है कि इंडिविजुअल सीरीज में हर एक डेटम को इंडिविजुअली लिखा जाता है, इसलिए हर एक की फ्रीक्वेंसी 1 होती है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, डेटा को इंडिविजुअली नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इसलिए x बार जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे समीशन fx अपॉन समीशन ऑफ f। तो समीशन fx है, अगर x दो बार लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी उनका सम बराबर आएगा, और 3 बार लिखा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी सम वही आएगा। तो इसलिए समीशन fx अपॉन समीशन ऑफ f लिखेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ डेटा देगा। स्टेट्स में जहां कहीं भी f दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही हमें टोटल नंबर ऑफ डेटा दिखाएगी, इसलिए x बार इक्वल टू समीशन fx अपॉन समीशन f, ये आपका फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी हमारे पास डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लिखेंगे x बार इक्वल टू समीशन x बाई n, और कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट सीरीज में समीशन fx अपॉन समीशन f। अब जैसा ये दिया है, कंप्यूट मीन वेट ऑफ ग्रुप ऑफ बीबीए स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो ये सीरीज कौन सी है वो देखिए, सीरीज कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में दो तरह की सीरीज होती है, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, जिसमें अपर वैल्यू उसी ग्रुप में इंक्लूड होती है, मींस एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में थोड़ा गैप होता है कि यहाँ 48 पे ये ग्रुप खत्म हो गया, अगला ग्रुप 49 पे शुरू हो रहा है, बीच में गैप है, ये 53 पे खत्म हुआ, अगला 54 पे शुरू हो रहा है, तो ये गैप्स हैं बीच में। तो जब भी गैप होगा तो वो इंक्लूसिव सीरीज होगी। हम कभी भी इंक्लूसिव सीरीज में काम नहीं करते हैं, हम हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में काम करेंगे, इसलिए पहले इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गैप है इसको खत्म करना है हमको, तो इस गैप का आधा हम लेंगे और अपर वैल्यू में जोड़ देंगे, लोअर वैल्यू में घटा देंगे। तो यहाँ पे 1 का गैप है तो 0.5 इस 48 को आगे बढ़ा दिया और 49 को 0.5 पीछे ले गया, तो ये भी 48.5 पे ही आ गया। ऐसे ये 53.5 आ गया, ये 58.5 आ गया, 63.5 आया, 68.5 एंड फाइनली ये आया 73.5। इधर ये चलेगा आपका 43.5 से। अब मीन निकालना है आपको, तो 43.5 से 73.5 तक जो डेटा दिए हैं इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी है। अब इनकी मिड वैल्यू ले ली
43.5 से 48.5 तक की मिड वैल्यू, 43, 4, 46 आ गई। तो वो मिड वैल्यू जो है ये कुछ गलत दिया है इन्होंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 46, देन ये एक आगे सरका दिया है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये मिड वैल्यूज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी है वो आपकी ये 3, 4, 5, 7, 9 ये दे रखी है। ये इन्होंने कुछ गलत किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए इसकी मिड वैल्यू ये 483 नहीं है, 534, 585, 637 ये इन्होंने गलत लिखे हैं यहाँ पे डेटा। हम इन डेटा से करते हैं तो 43.5 से 48.5 के बीच में 2.5 और जोड़ दिया, 46 आ गया इसकी मिड वैल्यू। देन 48.5 से 53.5, 51 आ गई मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यूज दी हुई है तो ये सारे आपके x हैं, f नहीं है। और f जो दी हुई होंगी वो होगी आपकी 3, 4, 5, 7, 9, 8 ये f होंगे। फिर f इंटू x निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे 46 इंटू 3, 46 इंटू 3, 51 इंटू 4, 56 इंटू 5, 61 इंटू 7, 66 इंटू 9, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 71 इंटू 8। ये टोटल गलत है, 3, 6, 7, 12, 19 और 17, 36। हाँ ये जो दिया है आपका ये f दे रखते हैं, यहाँ पे जो है ये f दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये गलत लिखे हुए हैं सारे डेटा। मिड वैल्यूज हैं ये आपकी गलत है बिल्कुल। ये क्वेश्चन कोई और डेटा उठा के रख दिया इन्होंने। मिड वैल्यूज जो आ रही है आपकी 43, 46 आ रही है, फिर 51 आ रही है, फिर 56 आ रही है। तो ये मिड वैल्यूज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है। 61.42 आ रहा है। तो आंसर तो सही निकाला इन्होंने, लेकिन कैलकुलेशन से वो गलत की है। तो आपको ध्यान रखना है जहां कहीं भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है हमको। ये कंटिन्यूअस सीरीज है क्योंकि इसमें ग्रुप दिए हुए हैं। कंटिन्यूअस सीरीज की क्या पहचान है कि वहां पे आपको ग्रुप मिलेंगे, डेटा ग्रुप में लिखे हुए हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में सारे डेटा आपको ग्रुप में मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसा 44 से 48 है, ये आगे 3 नहीं है, 44 से 48 है, देन 49 से 53 है, 54 से 58 है, 59 से 63, 64 से 68 और 69 से 73। तो ये आप देखिए ये सारे जो दिए हुए हैं ये ग्रुप्स आपके, ये 3, 4, 5, 7, 9, 8 जो है ये यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज हैं जो इसके साथ में लिख दिए, इधर आनी थी वो। ये हम कब करते हैं, जब आपकी सीरीज कैसी हो। यहां पे आप देखिए ये सीरीज 44 to 48 है, उसके बाद में अगला ग्रुप 49 से शुरू हो रहा है। तो ये 48 पे खत्म हो गया, अगला 49 पे शुरू हो रहा है, तो बीच में तो गैप आ गया आपके, 48 और 49 के बीच में गैप आ गया। तो इस गैप को कवर करने के लिए, क्योंकि अगर कोई वैल्यू 48 और 49 के बीच में है तो उसको आप किस ग्रुप में रखेंगे, फिर ना तो 44 से 48 में रख सकते हैं, ना 49 से 53 में रख सकते हैं। तो वो ग्रुप तो छूट जाएगा आपका, वो वैल्यू छूट जाएगी। तो इस तरीके से अगर इंक्लूसिव सीरीज दी है तो वो पूरी सीरीज सारे डेटा को कवर नहीं कर रही है, इसलिए हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस है 48 और 49 का डिफरेंस 1 है, तो इसका आधा किया 1/2, तो 0.5 ऊपर वाली वैल्यू में जोड़ दिया और नीचे वाली में से घटा दिया। तो 49 में से 0.5 माइनस किया तब भी 48.5 पे आ गया,
48 में प्लस किया 0.5 तब भी 48.5 पे आ गया। फिर इधर 53.5 हो जाएगा, 54 में से 0.5 माइनस करूंगा तब भी 53.5 हो जाएगा। तो यानी ये एक ही जगह आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, देन कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो 3, 4, 5, 7, 9, 8 है ये फ्रीक्वेंसी है, इस कॉलम में आने चाहिए थे, और मिड वैल्यू है वो आपकी यहां लिखी जानी चाहिए थी, जो इन्होंने गलत लिखी है। मिड वैल्यूज है वो 44, 48, 46, फिर 51, ऐसा ये सारी मिड वैल्यूज हैं, ये फ्रीक्वेंसीज है, ये मोस्ट प्रोबेबली इनका प्रोडक्ट है 46 इंटू 3। यस, ये एक कॉलम इन्होंने कम ज्यादा कर दिया। ये जो fx है ये सारे ये fx कैलकुलेट किए हुए हैं, तो इस कॉलम में होने चाहिए थे। मिड वैल्यूज ये कैलकुलेट की हुई है, और f जो है वो ये रहे आपके 3, 4, 5, 7, 9, 8, ये सारे f हैं। तो एक कॉलम ये आगे सरक गए यहाँ पे छापने में, इसलिए गलत हो रहा है ये। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये मिड वैल्यू है, ये इनका प्रोडक्ट है, तो समीशन fx हो गया। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट क्यों किया है हमने, क्योंकि 3 है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब 44 से 48 के बीच में 3 लोगों के मार्क्स हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम उनको, हर एक के अगर 46 मार्क्स मान लें तो उनका सम करेंगे। सम ऑफ डेटा करना है हमको, मीन निकालने के लिए समीशन एफएक्स करना है, सम करना है। तो मैं अगर इन तीनों का सम करता हूं और चाहे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम आंसर मिलेगा, इसलिए मैंने फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखा। तो यहाँ पे समीशन एफएक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि आप टोटल फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करके और टोटल ले रहे हैं डेटा का, और n है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, नंबर ऑफ डेटा, ये 36। अब यहां भी यही है, 350 से 369 है, अगला 370 से 389 है, तो 369 से 370 के बीच में गैप है यहाँ, ये 389 से 90 के बीच में गैप है, 409 से 410 के बीच में गैप है, 429 से 430, 449 से 450 और 469 से 470, इनके बीच में गैप है। तो जहां जहां गैप है उस गैप को हमको कवर करना है, तो इनका डिफरेंस का आधा लेंगे। तो ये भी सीरीज हमारी 349.5 से 369.5, 369.5 से 389.5 इस तरीके से चलेगी। यहाँ पे जैसा दिया है 359.5, 379.5 ये मिड वैल्यू आएगी। उसके बाद इनको हम सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एज्यूम मीन मेथड लिया है, तो एग्जाम में आपके मेथड्स पर्टिकुलर नहीं पूछेगा वो, क्योंकि पर्टिकुलर मेथड पूछने में पूरा प्रोसीजर चाहिए होता है, आपको सिर्फ आंसर देना है। फाइनल आंसर किसी भी मेथड से निकालें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रिजल्ट आना है, इसलिए पर्टिकुलर मेथड्स की जरूरत यहां नहीं रहेगी आपको। अब प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट से k, देन am इज आल्सो k। सारी वैल्यू अगर एक ही नंबर है 5, 5, 5, 5, 5, देन am भी 5 ही आएगा उसको, क्योंकि 5 को अगर आपने 5 बार लिखा है, फिर उसको जोड़ा है, फिर 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो वापस 5 ही बच जाएगा। तो हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट इन ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 170। हर एक स्टूडेंट की हाइट 170 है, उन सब का सम करेंगे तो 170, 170, 170 10 बार सम करेंगे तो 1700 आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे वापस, तो वापस 170 आ जाएगा वो। Algebraic sum of deviation of set of observation from their AM is 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Arithmetic mean से डिफरेंस का सम that is always equal to 0। जो x गिवन है उस पूरी सीरीज का मीन निकाला, और हर डेटा में से उस मीन को अगर माइनस करते हैं, मीन से डिफरेंस लेते हैं, तो उन डिफरेंसेस का सम हमेशा 0 होगा, क्योंकि मीन एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। तो कुछ वैल्यूज है वो उस मीन से आगे होगी, तो कुछ उससे पीछे होगी, तो ऑन एन एवरेज सब वही होगी, इसलिए सम 0 होगा। डिफरेंस जो होगा मीन से, उनका सम 0 होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
AM is affected due to change of origin or scale, which implies that in original variable x is changed to another variable y by affecting a change of origin, say A, and scale by B of x, that is y equal to a plus bx. Then AM of y is given by y bar equal to a plus bx bar. इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अगर रिलेशनशिप दी हुई है आपको y equal to a plus bx और किसी एक वेरिएबल का कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेदर इट इज मीन और मीडियन और मोड दिया हुआ है, तो जिसका मीन मोड मीडियन दिया है वो आप उसकी जगह रख दीजिए, उस वेरिएबल की जगह, तो फिर इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो दूसरे वेरिएबल का वही मेजरमेंट होगा। अगर x का मीन दिया है तो x की जगह x के मीन की वैल्यू रखिए, रिजल्ट जो मिलेगा आपको इक्वेशन सॉल्व करके वो y का मीन शो करेगा। ऐसे y का मीन दिया है तो y की जगह रख दीजिए, रिजल्ट आएगा इक्वेशन को सॉल्व करके वो x का मीन शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सिंपल है, इस पे क्वेश्चन आता है। देन फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, इफ देयर आर टू ग्रुप कंटेनिंग n1 and n2 ऑब्जर्वेशन इन x1 बार एंड x2 बार आर रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन्स, देन कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय। अब ये केवल दो ग्रुप के लिए ही नहीं है, 3, 4, 5 कितने ही ग्रुप हो, n नंबर ऑफ ग्रुप्स हो, उनमें अगर कंबाइंड मीन निकालना हो कि उन सबके डेटा को एक साथ रख के एक ही सीरीज बना ली, तो उस कंबाइंड मीन के लिए हमारा फॉर्मूला बनता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार प्लस n4 x4 बार अप टू xn n xn बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nn। तो यानी जितने भी डेटा दिए, अब आप देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया है कि हमारे पास x बार इक्वल टू समेशन x बाई n होता है, तो यहां से समेशन x n x बार हो गया। तो अगर मैं n1 x1 बार करता हूं, इसका मतलब ये समेशन x1 है, मींस हमारी फर्स्ट सीरीज के डेटा का सम है। ऐसे ही n2 x2 बार करूंगा, सेकंड सीरीज के डेटा का सम आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया, जितने डेटा दिए सबका सम आ गया अपॉन ये टोटल नंबर ऑफ डेटा आ गए। तो बेसिक फॉर्मूला है वही फॉलो किया है हमने, समेशन x बाई n, और ये हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमने यहां पे जनरेट किया है। तो सही दिया, मीन सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर इज 5200 पर मंथ एंड दैट फॉर ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर इज 6800 पर मंथ। व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी? मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनकी एवरेज सैलरी दी हुई है। तो 40 फीमेल वर्कर की एवरेज सैलरी 5200 है, तो इन सबकी टोटल सैलरी हो गई 5200 इंटू 40, और मेल वर्कर 60 है, उनकी एवरेज सैलरी 6800 है, तो इनकी टोटल सैलरी हो गई 6800 इंटू 60। तो इन सबको सम कर दूं मैं तो टोटल सारे 100 लोगों की टोटल सैलरी आ जाएगी, तो 100 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज सैलरी आ जाएगी हर एक की। इस तरीके से हम कंबाइंड मीन निकालते हैं। देन मीडियन है, ये क्या है, पार्टीशन वैल्यू है, पोजीशनल वैल्यू है। मीडियन इज पोजीशनल वैल्यू, ये किसी सीरीज में पोजीशन को दिखाता है। मीडियन जो होता है क्या है, ये पोजीशन है, एक पोजीशन वेयर सीरीज ऑफ डेटा गेट्स डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। जो सीरीज दी हुई है, डेटा दिए हुए, वो एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में जिस पोजीशन में डिवाइड हो जाते हैं, उस पोजीशन को हम मीडियन कहते हैं। उस पोजीशन पे जो वैल्यू अवेलेबल है, उस वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ मीडियन बोलते हैं। तो अब आप देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन अगर निकालना है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन, तो हम कहते हैं n+1/2th टर्म, दैट इज मीडियन। और इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो वैल्यू लिखी होगी, दैट विल बी वैल्यू ऑफ मीडियन। और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीडियन हम निकालते हैं, वो आता है n/2th टर्म, और ये तो एक पोजीशन बताएगा, ग्रुप बताएगा, फिर उस ग्रुप में वैल्यू ऑफ मीडियन निकालना है,
तो हम लिखेंगे L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, जहां पे सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस ग्रुप से पहले की फ्रीक्वेंसी है। जो मीडियन है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम n प्लस वन बाई टू टर्म से दिखाएंगे। जैसा आपके पास तीन टर्म लिखी है 5, 8, 11, तो यहां पे n हमारे पास 3 हो गया, 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 2, तो सेकेंड टर्म है वो हमारी मीडियन होगी। तो सेकेंड टर्म तो मीडियन हुई और वैल्यू ऑफ मीडियन हुआ 8। जबकि अगर आपको कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25, फ्रीक्वेंसी दी है 2, 8, 6, 9, तो यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो आएगा 2, 10, 16, 25। अब आप देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी 25 है, तो n बाई 2 करूंगा तो 12.5 आएगा, तो 12.5 मुझे तीसरे ग्रुप में मिलेगा। तो ये तीसरा ग्रुप है मेरा, ये मेरा मीडियन ग्रुप होगा 15 to 20 वाला। इसमें मैंने लोकेशन ट्रेस कर ली, इससे यह जो फॉर्मूला था मीडियन का, इससे लोकेशन ट्रेस कर ली कि कहां होगा, कि 15 to 20 में होगा। अब 15 to 20 के बीच में वैल्यू क्या है एग्जैक्ट, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो L यहां पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप है 15 प्लस n बाई 2 आया मेरा 25 बाई 2 12.5। इससे पहले वाले ग्रुप की CF मेरी 10 है, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 6, क्लास इंटरवल 5, तो 12.5 माइनस 10 2.5 इंटू 5 12.5 अपॉन 6, तो 15 प्लस 0.508, तो ये 17.08 अप्रोक्सीमेट आपका मीडियन आ गया। इस तरीके से हम कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए एक शर्त आपको हमेशा पूरी करनी पड़ेगी कि जो भी सीरीज दी है उसमें डेटा को आप अरेंज कीजिए। जो कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे मीडियन निकाल रहे हैं, चाहे डेसाइल निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, डेसाइल, परसेंटाइल, जो भी पार्टीशन वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें डेटा सबसे पहले आपको जमाने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे, वेदर असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। हम जनरली असेंडिंग ऑर्डर में ही इनको जमाते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ डेटा है फ्रीक्वेंसी का टोटल, दैट इज 25, एंड 25 है तो 25 बाई 2 किया तो 12.5 आया। अब जैसा ये लिखा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मीडियन मार्क्स दे रखे हैं 23, मीडियन मार्क्स 23 है, इसका मतलब ये इस ग्रुप में है, तो आपको ये मीडियन ग्रुप दे दिया इन्होंने निकाल के। तो मीडियन इक्वल टू आप फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ये आपकी सबसे पहले देखिए सीरीज कौन सी है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में कौन सी है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, यहां पे एक्सक्लूसिव ही है, क्योंकि 10 से खत्म हुआ, 10 पे ही शुरू हुआ है, तो एक ग्रुप 10 पे खत्म हुआ, अगला ग्रुप 10 पे ही शुरू हुआ, यानी कोई गैप नहीं है, तो ये कंटिन्यू चल रही है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज कंटिन्यूअस है ये, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद देखिए ये अरेंज्ड है कि 0 से 10 है, फिर 10 से 20, 20 से 30 चल रहा है, आगे कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो अरेंज किए हुए हैं डेटा। तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करें, मीडियन ग्रुप आपको 20 to 30 दिया हुआ, क्योंकि मीडियन मार्क्स 23 है, तो अब इसमें 20 to 30 में L हो गया 20, n बाई 2 जो होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई पता नहीं हमें, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग डेटा, मीडियन मार्क्स 23, ओके। सो n बाई 2 है हमारा 5, 8, 13 और 6, 19, 3, 22, इसको मैं x मान लेता हूं, तो 22 प्लस x अपॉन 2, ये n बाई 2 आ गया, माइनस इससे पहले वाले ग्रुप तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 13 अपॉन इस पर्टिकुलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, वो x मान ली हमने, इनटू क्लास इंटरवल इस ग्रुप का 10 है।
अब अगर अलग अलग क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, सेम नहीं है, तब भी आपको केवल मीडियन क्लास है, मीडियन ग्रुप है, उसी के क्लास इंटरवल से मतलब है, दूसरों से कोई मतलब नहीं। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये 20 दूसरी तरफ गया तो 3 रह गया, 22 प्लस एक्स माइनस 26 बाई 2x इंटू 10, ऐसा हो गया। यहां 5 हो गया, ये 5 इधर गया तो -2, नहीं सॉरी, ये 5 तो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा नहीं। 22 माइनस 26, ये x मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3x इक्वल टू 22 माइनस 26 हुआ -4 इंटू 5 माइनस 20 प्लस 5x। ये 5x दूसरी तरफ गया तो 3x माइनस 5x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 20, x आ गया 10। तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी 10। चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। आप आंसर से भी जा सकते हैं, आपके पास अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं, एग्जाम में ऑप्शन है तो x, अगर आप यहां पे फ्रीक्वेंसी 10 लेके चलते हैं तो आप देखिए ये 10 टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 13, 23 और 7, 23 और 9 32 हो गई। 32 अपॉन 2 16, 16 माइनस 13 3, 3 अपॉन 10 इंटू 10, तो ये 3 रह गया और L था हमारा 20, तो ये 23 आ गया जो इन्होंने दिया हुआ है। 16 फ्रीक्वेंसी है, x नहीं है। फ्रीक्वेंसी किसी भी ग्रुप की कितनी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई हो या घटती हुई हो, सिर्फ आपके x है जिसका मीडियन निकालना है, उसको अरेंज करना है, फ्रीक्वेंसी को अरेंज नहीं करना है आपको। फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप की जो लिखी है वही रहेगी, आपको सिर्फ ग्रुप्स को अरेंज करना है। अगर यहां 0 to 10 के बाद 30 to 40 लिखा होता, फिर 10 to 20 लिखा होता, फिर 20 to 30 लिखा हुआ होता, तो आप उसको अरेंज करते। लेकिन फ्रीक्वेंसी कुछ भी लिखी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, फ्रीक्वेंसी को अरेंज नहीं करना है, सिर्फ ये मार्क्स का मीडियन निकालना था, मीडियन मार्क्स, इसलिए मीडियन को हमको अरेंज, जो मार्क्स है इनको अरेंज करना है, फ्रीक्वेंसी को कहीं अरेंज नहीं करना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन भी सेम है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन में भी वही प्रॉपर्टी आ रही है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो हमने मीन में पढ़ा था वही मीडियन में भी होगा, क्योंकि ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो यही मीन में है, यही आपका मीडियन में है और यही मोड में है। तो इस तरीके से ये एक जनरल प्रॉपर्टी है जो आपको सॉरी, जनरल प्रॉपर्टी है जो हर जगह काम आएगी, चाहे आपका मीन है, चाहे मीडियन है, चाहे मोड है, जहां कहीं भी है ये जनरल प्रॉपर्टी आपकी काम आएगी। तो वही प्रॉपर्टी यहां भी है, y मीडियन इक्वल टू a प्लस बी एक्स मीडियन। तो अगर x का मीडियन दिया हुआ है तो इक्वेशन में x की जगह मीडियन रख दीजिए, इक्वेशन सॉल्व कीजिए, y का मीडियन मिल जाएगा। y का मीडियन दिया हुआ है तो y की जगह रख लीजिए, इक्वेशन सॉल्व कीजिए, x का मीडियन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है एक्स वाई की रिलेशनशिप दी है, x का मीडियन दिया है 16, तो x की जगह 16 रख दूं तो 16 इंटू 2 32 हो गया, 32 उधर जाएगा, 10 माइनस 32 माइनस 22 हो गया, तो y आ गया 22/5, तो मीडियन ऑफ y आ जाएगा 22/5 और 4.4। For set of observation, sum of absolute deviation is minimum when deviations are taken from median. तो जो एब्सोल्यूट डेविएशंस हैं वो मीडियन से अगर आप लेते हैं तो ये मिनिमम आएगा। एब्सोल्यूट डेविएशंस की बात की है जहां पे मॉडुलस लगा के ले रहे हैं आप, यानी साइन को छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो वहां पे मिनिमम डिफरेंस है वो मीडियन से होगा। मीन से डिफरेंसेस के भी कम डिफरेंस आएगा जब मीडियन से डिफरेंस लेंगे, क्योंकि मीडियन है वो आपके बिल्कुल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वार्टाइल क्या होता है, ये सीरीज के 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं। मीडियन सीरीज के 2 इक्वल पार्ट कर रहा था, अब क्वार्टाइल सीरीज के 4 इक्वल पार्ट करेंगे, तो इनको हम कहते हैं Q1, Q2, Q3। तो यहां पे Q2 है, ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड
सेकेंड क्वार्टर आपका मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। Q1 और Q3 फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल्स हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल में पहले 25% डेटा होंगे, फिर 50%, फिर 75% और फाइनली आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए भी सेम पैटर्न है, सेम रिलेशनशिप है, सारा सब कुछ सेम कंसेप्ट है कि फर्स्ट क्वार्टाइल अगर आपको निकालना है तो इंडिविजुअल सीरीज है तो आप निकालेंगे n+1/4 टर्म, जैसा आपने मीडियन में निकाला था n+1/2 टर्म, उसके 2 पार्ट किए थे आपने सीरीज के। यहां पे क्वार्टाइल है, 4 इक्वल पार्ट है, इसलिए चौथा हिस्सा किया है, 4 से डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल आया मेरा n+1/4 टर्म। सेकेंड क्वार्टाइल अगर मैं निकालता हूं तो देखिए 2 × n+1/4 टर्म होगी, 2 से 4 कट के ये n+1/2 टर्म हो गया, दैट इज मीडियन। इसलिए सेकेंड क्वार्टाइल आपको मीडियन रिप्रेजेंट करेगा। देन थर्ड क्वार्टाइल निकलेगा 3 × n+1/4 टर्म। थर्ड क्वार्टाइल 3 × n+1/4 टर्म ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। अगर कंटिन्यूअस सीरीज दी है तो डेफिनेटली वहां पे फर्स्ट क्वार्टाइल निकलेगा हमारा n/4 टर्म और थर्ड क्वार्टाइल 3n/4 टर्म। सेकेंड क्वार्टाइल 2n/4 होगा जो n/2 टर्म मीडियन हो जाएगा। और फिर जब वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल की तो आएगा l+n/4 - CF/F × I। ऐसे थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू निकालेंगे तो l+3n/4 - CF/F × I। इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। n नंबर ऑफ डेटा है, जैसा ये कहा है वेजेस दे रखे हैं, फाइंड Q1, D6 एंड P82। ठीक है, यहां सारा ही बता देता हूं। वेजेस दिए 82, 56, 90, 50, 120, 75, फिर 75, देन 80, 130, 65। अब आप देखिए पूछ रहा है Q1, D6 एंड P82। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल है, D6 सिक्स्थ डेसाइल है एंड P82 82nd परसेंटाइल है। तो क्वार्टाइल सीरीज के 4 बराबर हिस्से करता है, डेसाइल सीरीज के 10 बराबर हिस्से करता है और परसेंटाइल सीरीज के 100 हिस्से करता है। तो आपको फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए, तो आप देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल। अब जब भी हमको ये क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, मीडियन ये निकालने यानी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी, सीरीज के टुकड़े करने हैं, तो वहां पे हमको सीरीज को एक सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो मैं इसको अरेंज करता हूं, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ चलता हूं। सबसे छोटा नंबर 50, देन 56 56, फिर 65, तीसरा नंबर 65, चौथा पांचवा आ गया आपके 75 75, छठा नंबर आया 80, फिर सातवां 82 82, आठवां नंबर आया 90 90 और नवा 120 और फिर 130। ये हमने अरेंज कर लिया। अब ये 10 डेटा दिए 10 डेटा है। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालूंगा, इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में Q1 आएगा n+1/4 टर्म। तो ये हुआ 10 + 1/4 11/4 सवा 2 2.25 टर्म। तो 2.25 टर्म है। तो देखिए सेकेंड टर्म तो पूरी है और फिर उससे आगे 0.25 और चल रहा हूं। तो सेकेंड टर्म तो ये पूरी हो गई 56, उसके आगे 0.25 और चल रहा हूं तो 65 और 56 के बीच में 0.25 और आगे चला तो 65 - 56 9 का 0.25 किया तो 2.25। तो ये बन गया आपका 58.25 और 2.75 आएगा, राइट। तो यहाँ 0.75 कर लिया तो 9 का 3/4 27.4 13.5 पौने 7 हो गया, 6.75 हो गया। तो 62.75 आ गया, ये आ रहा।
तो जब भी ये टर्म हमारी फ्रैक्शन में आती है तो जो होल नंबर हो तो पूरा पूरा ले लीजिए, होल नंबर टर्म है वहां जो वैल्यू है वो पूरी ले लीजिए, उसके अलावा आगे जो डेसिमल में दिया है उतना आगे और चलिए, तो वो डेसिमल नंबर लिख के और जो होल नंबर टर्म थी उसके आगे की टर्म और होल नंबर टर्म दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और उसको उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से हम फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे। देन D6 की बात की है इसने, तो D6 मीन सिक्स्थ डेसाइल, ये बनेगा 6 इंटू n प्लस 1/10th टर्म। डेसाइल 10 पार्ट कर रहा है तो 6 इंटू n हमारे 10 हैं, 10 प्लस 1/10, 11/10, 1.1, तो ये 6.6 टर्म हुई। तो आप देखिए सिक्स्थ टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 80 प्लस 0.6 इंटू 82 और 80 का डिफरेंस ले लिया, तो 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस 80 दैट इज 81.2, ये सिक्स्थ डेसाइल आया। देन 82nd परसेंटाइल पूछा है, 82nd परसेंटाइल, तो P82 ये निकलेगा 82 इंटू n प्लस 1/100th टर्म, तो 82 इंटू 10 प्लस 1/100, 82 इंटू 11/100 0.11, तो ये आ गया 8.2 और 0.82 9.02। 9.02th टर्म, तो नाइन्थ टर्म तो हो गई आपकी 120, तो 120 प्लस 0.2 इंटू 130 माइनस 120 दैट इज 10, तो ये आ गया 120 प्लस 2 122। वन 30 माइनस 120 10 हुआ, 10 इंटू 0.2 तो 2 ही हुआ। ये 0.02 कैसा है, 9.02 आ रहा है क्या? ओके फिर ठीक है, 9.02 है, तो ये 0.02 हो गया, फिर 120.02 हो गया, 120.02 ये वैल्यू आ गई, तो ये दिखा रहा है 122.2 राइट, 120.2, 0.02 इंटू 10 हुआ तो 0.2 हो गया, 0.2 तो 120.2 हो गया, 120.2। फिर मोड की अगर हम बात करते हैं, मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ सीरीज इज मोड, जो एक जनरल कंसेंसस होती है सीरीज में सबसे ज्यादा जहां फ्रीक्वेंसी है वो वैल्यू मोड है। इंडिविजुअल सीरीज में देख सकते हैं, कुछ हद तक डिस्क्रीट में भी देख सकते हैं। कंटिन्यूअस में हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं जहां फ्रीक्वेंसी का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है वो चीज देखी जाती है। केवल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो एक एक्यूरेट आंसर नहीं देता। हालांकि ठीक है कि जब सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी हुई है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कोई एक आ रही है, तो ऐसे केस में मोड वो पर्टिकुलर वैल्यू बन जाएगा। लेकिन अगर दो अलग अलग जगह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही हो तो उनका हम कंसंट्रेशन देखते हैं, और जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो वैल्यू मोड होती है। ये जैसा इन्होंने मोड के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। इससे बहुत आसानी से -1 के बजाय आप ऐसा F0 1 2 लिख लें, वो ज्यादा आसान रहता है। मोड को हम Z से दिखाते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यहाँ पे F1 तो हो गया आपका जो मॉडल ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 हो गया मॉडल ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, और F2 हो गया मॉडल ग्रुप से बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला से मोड निकालते हैं। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है कहीं कहीं कि अगर ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये फैक्टर 0 आ गया तो क्या होगा? इस केस में अगर ये 0 आ गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो इनफाइनाइट रहेगा, तो मोड इनफाइनाइट आ गया।
जबकि मोड तो एक सर्टेन वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप में सर्टेन वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, इसलिए ये हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आएगा अगर आपका ये 0 आ जाता है तो। ऐसे केस में हम फॉर्मूला में जो लिखते हैं f1 माइनस f0 अपॉन f1 माइनस f0 मॉडुलस प्लस f1 माइनस f2 मॉडुलस इंटू आई। तो मॉडुलस लगा देते हैं तो हम क्या साइन इग्नोर कर देते हैं, साइन इग्नोर करते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए जहां कहीं भी अगर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 0 के इक्वल आ जाता है तो वहां पे फिर हम इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं f1 माइनस f0 का मॉडुलस प्लस f1 माइनस f2 का मॉडुलस। ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है इस पे क्वेश्चन, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, तो कभी इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या कभी कभी इस फॉर्म में पूछ लेते हैं मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। हमको ये फॉर्म याद रखनी है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन मोड मीडियन में एक रिलेशनशिप है, इंपेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बिल्कुल निकल सकता है, हालांकि इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम निकाल सकते हैं। फिर मोड के लिए भी वही y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो x का मोड दिया है तो x की जगह वैल्यू रख लो, y का मोड आ जाएगा, और y का मोड दिया है तो y की जगह वैल्यू रखो, x का मोड आ जाएगा। फिर ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन की बात की है। ज्योमेट्रिक मीन जहां पे भी हमको कहीं रेट ऑफ चेंज निकालना होता है वहां हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। रेट ऑफ चेंज निकालना है, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालनी है, चाहे और कोई महंगाई में ग्रोथ की रेट निकालनी है, किसी भी तरह की रेट ऑफ चेंज निकालना है, वहां पे हम हमेशा ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम जो भी डेटा दिए उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी पावर 1/n निकाल लेते हैं। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। x की पावर 1/n निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ x पावर r माइनस 1/n प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल पावर r, इससे हम इस एल्गोरिथम से x की पावर 1/n निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको डेटा दिए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कीजिए और उनकी पावर 1 नंबर ऑफ डेटा कर दीजिए। ऐसे अगर 5 डेटा दिए हैं तो पांचों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/5 निकाल लीजिए। इस तरीके से आप जीएम निकाल सकते हैं। क्योंकि लॉगरिथम से निकालना है वो मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में आपको ना तो लॉग टेबल दी जाती है और ना ही आपके पास सॉल्यूशन के लिए कुछ है, तो लॉगरिथम से हम जनरली नहीं निकालते हैं। जीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं डेटा को सीधा सीधा और पावर 1/n कर देते हैं। पावर 1/n निकालने के लिए फॉर्मूला है जो मैं आपको लिख दिया है मैंने यहाँ पे। कैलकुलेटर का फॉर्मूला है ये। जैसा ये कहा है 3, 6, 12 का जीएम निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 6 × 12, इसकी पावर 1/3 करनी है, तो कैलकुलेटर पे आप निकालेंगे तो आपको 6 मिलेगा आंसर। अब यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो 2 है, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 8 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 16 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और पावर है वो 2 और 6 8 2 10 1/10 निकलेगी। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कैलकुलेटर बहुत काम आएगा। कैलकुलेटर पे किसी भी नंबर की पावर 1 जो भी निकालना है वो निकाल सकते हो आप। वो ट्रिक आपको आती है तो जीएम निकालना बहुत आसान है। देन हार्मोनिक मीन की बात आती है। जो भी आपके डेटा दिए हैं उन सबको रेसिप्रोकल कर दीजिए और उसके बाद हार्मोनिक मीन निकालिएगा। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n अपॉन समेशन 1/x।
सीधा सा आप देखिए एरिथमेटिक मीन में समेशन x अपॉन n होता था, तो यहां पे हमने उल्टा कर दिया, तो रेसिप्रोकल किया तो n अपॉन समेशन x हो गया, वहां पे x को भी रेसिप्रोकल कर दिया तो n अपॉन समेशन 1/x आ गया। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो इसको 1/x को f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f अपॉन x लिख दिया यहाँ पे। Then properties, all observations taken by variable are constant, then HM of observation is also k। सारे डेटा है वो सेम है तो HM भी वही होगा उनका। अगर सारे डेटा सीरीज में सारे ही 5 5 5 लिखे हैं तो AM भी 5 आएगा, GM भी 5 आएगा, HM भी 5 आएगा। अब कंबाइंड हार्मोनिक मीन अगर निकालना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन अगर निकालना है तो n1 प्लस n2, n जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है n अपॉन, तो n की जगह तो n1 प्लस n2 आ गया, और समीशन 1/x है तो यहां आ गया आपका n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। इस तरीके से हम हार्मोनिक मीन कंबाइंड निकालेंगे। अगर एक ग्रुप का अलग हार्मोनिक मीन दिया है, दूसरे का अलग हार्मोनिक मीन दिया है, उनका कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। 4 6 10 का हार्मोनिक मीन निकालना सिखाया है, तो नंबर ऑफ डेटा 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, और 1/4, 1/6, 1/10 को जोड़ दिया। फिर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो x आपका 2 4 8 16 है, फ्रीक्वेंसी 2 3 3 2 है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 10 हुआ तो ऊपर तो 10 आ गया, नीचे आया समीशन f इंटू 1/x, तो 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/8, 2 इंटू 1/16। इस तरीके से ये 4.44 कैलकुलेट हुआ। अब AM GM HM में जो रिलेशनशिप है ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। AM सबसे बड़ा होता है, फिर GM और फिर लास्ट में HM। HM सबसे छोटा क्यों होता है? क्योंकि उसमें डेटा का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो रेसिप्रोकल करने से डेटा छोटे हो जाते हैं, इसलिए HM सबसे छोटा आता है, जो AM सबसे बड़ा आता है। ये देख लीजिए आप, डेटा दिए हैं 6 8 12 36, मीन एरिथमेटिक मीन 15.5 है, ज्योमेट्रिक मीन 12 है, हार्मोनिक मीन 9.93 है। तो सबसे बड़ा एरिथमेटिक मीन और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन आया। वेटेड एवरेज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारा जो भी फ्रीक्वेंसी जहां कहीं दी है वहां जो कर रहे हो वही ये वेटेड एवरेज है। फ्रीक्वेंसी की जगह W लिख दिया, इसमें वेट और कुछ भी नहीं है, तो पूरा वो का वही है। अब एक रिलेशनशिप ये आती है AM इंटू HM इक्वल टू GM का स्क्वायर, ये भी रिलेशनशिप है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। AM इंटू HM इक्वल टू GM का स्क्वायर, इस रिलेशनशिप पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूला कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन से फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो फॉर्मूला सारे चॉकआउट करने हैं, आपको लिस्टिंग करनी है कि इस चैप्टर में सारे फॉर्मूला कौन कौन से हैं। एक्सरसाइज कर लेते तो बहुत, उससे ज्यादा और कहाँ जाएगा, एक्सरसाइज से बाहर कहाँ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ये बहुत आते हैं। u v का रिलेशनशिप दे रखा है, u का am दे रखा है, तो v का am कितना होगा, तो ये इतना आ गया। u की जगह 10 रख दिया तो 20 हुआ, 20 प्लस 7 27, उधर जाएगा तो -27, तो v की वैल्यू जो आई वही v का मीन आ गया। ऐसा यहाँ पे मोड दे रखा है, x का मोड 23 है तो x की जगह 23 रख दिया, 23 माइनस 10 13 हो गया y की वैल्यू, तो ये मोड आ गया 13। gm ऑफ x is 10 एंड gm ऑफ y 15, तो gm ऑफ xy कहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनको सीधा, 15 इंटू 10 150 आंसर आ जाएगा। am एंड gm फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, देन वैल्यू ऑफ hm। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमारे पास जो है रिलेशनशिप है
AM इंटू HM इक्वल टू GM स्क्वायर। तो AM आपका दिया 10, GM भी 10 है, तो HM पूछ रहा है, तो HM इक्वल टू हो गया 10 स्क्वायर अपॉन 10, दैट इज 10। अब ये एग्जैक्ट जब 10 आ रहा है तो लेस देन मोर देन 15 देने का कोई तुक नहीं है। लेस देन 15 में तो मैं कह दूं 13 है सर। इज 13 नॉट लेस देन 15? 13 भी तो 15 से कम है, लेकिन 10 तो नहीं है। हाँ, इन्होंने यही दिया होगा। दोनों ही 15 है, ओके, 10 नहीं है 15 है, तो फिर ये 15 ही आएगा, सी ऑप्शन। दोनों ही 15 दिए हैं, हमने 10 लिख दिया था, यहाँ 15 है, 15 ही आएगा। Aeroplane flies from A to B rate of 500 km per hour and comes back from B to A at rate of 700 km per hour. एवरेज स्पीड, जब भी एवरेज स्पीड निकालना है तो हार्मोनिक मीन निकलेगा। स्पीड का एवरेज निकालना है तो स्पीड को x मान लूं, तो एक तो है 500, एक है 700, तो 1/x निकालूंगा तो आएगा 1/500 प्लस 1/700। तो हार्मोनिक मीन आ गया आपका 2/1/500 प्लस 1/700, क्योंकि दो डेटा दिए हैं तो ये बन गया 2/3500। एलसीएम ले लिया तो 7 प्लस 5, तो 2 इंटू 3500/12, 3500/6, 500, 583.33, ये रहा बी ऑप्शन। जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो हार्मोनिक मीन ही कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना है। डिस्पर्शंस की अगर हम बात करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जब हम डेटा की डिस्पर्शन की बात करते हैं कि वो एक सर्टेन लेवल, सर्टेन वैल्यू से कितने दूर है, तो उनको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। सर्टेन वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, वेदर इट इज मीन और मीडियन, मोड, वॉट एवर इट इज, उस एक रेफरेंस वैल्यू से कितने दूर हैं वो कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा का स्प्रेड निकालने के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन काम में लेते हैं। स्प्रेड ऑफ डेटा के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन काम में लेते हैं। तो ये देखिए आप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसमें आपके एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दो तरीके के मेजर्स हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वो एक सिंगल सीरीज के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, जबकि रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है दो सीरीज, दो या दो से ज्यादा सीरीज को कंपेयर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो एक तो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है रेंज, सबसे सिंपल है रेंज, जो सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस शो करता है। रेंज इज डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। तो सबसे आसान है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज रेंज। सबसे सिंपल, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज रेंज, जो हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का डिफरेंस है, दैट इज रेंज, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर दिए हुए हैं आपको, तो उनका सिंपली आप डिफरेंस ले लीजिए, दैट विल बी योर रेंज। और रेंज की सबसे बड़ी खासियत है कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। रेंज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इसलिए चाहे तो इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज है, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज है, व्हाटएवर बी द काइंड ऑफ सीरीज, रेंज इज डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर्स। तो रेंज
सबसे आसान है और फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं। देन स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये शो करता है कि जो डेटा है उनका एक एक्सेप्टेबल डेविएशन कितना है, कितना वो डेविएट हो सकते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ऐसे ही मीन डेविएशन आता है कि ऑन एन एवरेज कितना डेविएशन है डेटा का किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के रेफरेंस में, कि मीन के रेफरेंस में ऑन एन एवरेज कितने दूर है डेटा, या मीडियन के रेफरेंस में कितने दूर है, या मोड के रेफरेंस में कितने दूर है। तो ये मीन डेविएशन शो करता है। तो ये भी हम x माइनस एक्स बार मॉडुलस अपॉन n या समेशन ऑफ x माइनस मीडियन का मॉडुलस अपॉन n समेशन ऑफ मॉडुलस x माइनस मोड अपॉन n, इस तरीके से निकालते हैं। अगर फ्रीक्वेंसीज दी हुई हो तो यहां पे हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n की जगह समेशन f आ जाता है। फिर क्वार्टाइल डेविएशन आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारा Q3 माइनस Q1/2, यानी ये क्या है, क्वार्टाइल्स की रेंज का आधा है। क्वार्टाइल्स अगर आप निकालते हैं तो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 आएगा, सेकंड Q2, थर्ड Q3, तो इनकी रेंज निकालोगे तो आएगा Q3 माइनस Q1। इसका अगर मैं आधा कर दूं तो वो क्वार्टाइल डेविएशन होगा। इसीलिए क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है, क्योंकि Q3 माइनस Q1 है, ये आपका क्या है, क्वार्टाइल्स की रेंज हो गई। सबसे बड़ा क्वार्टाइल Q3 है, सबसे छोटा Q1 है, तो सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, तो वो एक रेंज हो गई। तो क्वार्टाइल्स का डिफरेंस लिया है आपने, सबसे बड़ा क्वार्टाइल और सबसे छोटे क्वार्टाइल का डिफरेंस, इसलिए इसको क्वार्टाइल की रेंज कहेंगे। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई। अब डिवाइड बाय 2 किया है, इसलिए इसको आधा कर दिया तो सेमी कहते हैं आधे को, इसलिए सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हुई है क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज L माइनस एस। अब इन्हीं के जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तब तो आ रहे हैं हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स, तो ये फॉर्मूला से आ रहे हैं। रिलेटिव मेजर्स हैं तो वहां पे हम कोफिशिएंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए जो लोएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट था L माइनस एस, ये जो रेंज थी इसको L प्लस एस से डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। एक प्रॉपर्टी जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, कि सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो पॉजिटिव होते हैं, कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी नेगेटिव, मीन है वो माइनस में हो सकता है, मीडियन माइनस में हो सकता है, मोड माइनस में हो सकता है, लेकिन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। चाहे आपका रेंज है तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। क्वार्टाइल डेविएशन है, Q3 माइनस Q1/2 कर रहे हैं, थर्ड क्वार्टाइल है वो फर्स्ट क्वार्टाइल से बड़ा होगा, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। मीन डेविएशन में आप मॉडुलस ले रहे हैं x माइनस मीन अपॉन n का मॉडुलस ले रहे हैं, तो मॉडुलस में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन में आप अंडर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट किसी भी नंबर का अंडर रूट है वो पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अंडर रूट है वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर पेपर में मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कोई क्वेश्चन है और वहां पे एक ऑप्शन माइनस में है तो उस ऑप्शन को आप इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दीजिए बिना सोचे समझे। अब ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए चाहे तो रेंज है, चाहे मीन डेविएशन है, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन है, चाहे क्वार्टाइल डेविएशन है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ rx, रेंज ऑफ x। सिमिलरली मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x।
क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो चारों मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सिंपली वैल्यू रखनी थी, लेकिन यहां सिंपली वैल्यू नहीं रखनी है, आपको मॉडुलस b निकालना है, मॉडुलस b निकालना है, उसके बाद ये सॉल्व हो पाएगा। तो इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहां रेंज निकालनी है तो सबसे छोटा नंबर 50 है और सबसे बड़ा नंबर 96 है, तो 96 माइनस 50 46 रेंज हो गई और कोफिशिएंट ऑफ रेंज 96 माइनस 50 अपॉन 96 प्लस 50 इंटू 100। अब ये कंटिन्यूस सीरीज दी है, आप देखिए 50 से 54 है, फिर 55 से 59 है, तो ये सीरीज आपकी इंक्लूसिव है। तो पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कीजिए, तो 49.5 से 54.5, 54.5 से 59.5 इस तरीके से चलेगी। तो सबसे छोटा नंबर 49.5 होगा और सबसे बड़ा 74.5 होगा, तो रेंज इसकी 25 आई। अब यहां रिलेशनशिप दी है, रेंज ऑफ x 15 दी है, रेंज ऑफ y मांगा है। तो क्वेश्चन ये समझने वाली बात है, रेंज ऑफ y मांगा है, जो अननोन है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसकी इक्वेशन बनाइए, यानी उसको लेफ्ट में रखिए उस वेरिएबल को। तो यहां y की रेंज मांग रहा है तो मैं y को लेफ्ट में रखूंगा, तो मेरी इक्वेशन बनेगी 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10। तो यहां से y इक्वल टू निकालूंगा माइनस 2/3x प्लस 10/3, तो ये माइनस 2/3 मेरा b है, तो मॉडुलस b हो जाएगा 2/3। तो रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ rx, रेंज ऑफ x, तो 2/3 इंटू x की रेंज है आपकी 15, तो 3 5 जा 15, ये 10 आ गई। आप चेक कर सकते हो इसको कि रेंज है वो आपको x की रेंज 15 दे रखी है, तो मान लिया x की वैल्यू 2 और 17 है, तो रेंज 15 हो गई। तो अब जब x 2 है तो y कितना आएगा, इसमें x 2 रखा तो 4 हो गया, 10 माइनस 4 6, ये हो गया 2, और x 17 रखा तो 34, 10 माइनस 34 माइनस 24 अपॉन 3 माइनस 8। तो रेंज कितनी हो गई, सबसे बड़े में से सबसे छोटा आपने माइनस किया, 2 माइनस माइनस 8 10, 2 माइनस माइनस 8 दैट इज 2 प्लस 8 10, ये रेंज आ रही है हमारी 10 y की। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया नहीं आया। तो एग्जाम में अगर रेंज पूछता है तो आप आंसर चेक कर सकते हैं सिंपली वैल्यू रख के। देन मीन डेविएशन की बात आती है। मीन डेविएशन है यानी डेविएशन का मीन है ये, यानी ऑन एन एवरेज कितना डेविएशन है ये निकालना है। तो मीन डेविएशन इज समेशन x माइनस जो भी जिस किसी के रेफरेंस में निकालना, अगर मीन के रेफरेंस में निकालना तो x माइनस मीन निकालेंगे, उसका मॉडुलस निकाल के अपॉन n कर देंगे। मीडियन के रेफरेंस में निकालना तो x माइनस मीडियन अपॉन n कर देंगे, और मोड के रेफरेंस में x माइनस मोड कर देंगे। तो x माइनस मीन का मॉडुलस अपॉन n, x माइनस मीडियन का मॉडुलस अपॉन n, x माइनस मोड का मॉडुलस अपॉन n। तो जब मॉडुलस लेंगे इनका सम करेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही रहेंगे। मॉडुलस मींस पॉजिटिव नंबर्स ओनली, इसलिए मीन डेविएशन भी पॉजिटिव ही आएंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है तो बाहर f से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वही मीन डेविएशन में वही फॉर्मूला जो हमने लिखा है, जो b वाला यहां लिखा था हमने, मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b मीन डेविएशन ऑफ x, वो दिखाया यहाँ पे, मीन डेविएशन ऑफ y मॉडुलस b मीन डेविएशन ऑफ x। फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, मीन डेविएशन जो कोई भी आया उसमें जिसके रेफरेंस में निकालना है उससे डिवाइड कर देंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर आपको निकालना है तो हम लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100। अगर ये अबाउट मीडियन निकालना है तो लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन
अपॉन मीडियन इंटू 100। अबाउट मोड निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मोड अपॉन मोड इंटू 100। इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे। तो इसके लिए मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा पहले। इसके लिए आपको मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। जो भी डेटा दिए हैं, ये जैसे दिया है कंप्यूट मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, तो इसमें पहले अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा आपको। अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स बार समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ये आ गया 5, 24, 45, 14, 9 अपॉन 5, 8, 13, 23, 25, 14, 24, 24, 23 और 45, 23, 5, 28, 40, 68, 68 और 20, 88, 4, 92, 5, 97। 3.88 ये आपका मीन आ गया। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो यहां पे देखिए 1 माइनस 3.88 2.88 2.88 इंटू 5 करूंगा, प्लस में ले लूंगा, माइनस में आ रहा तब भी। फिर 3 माइनस 3.88 0.88 इंटू 8 करूंगा, 0.88 इंटू 8। फिर 5 माइनस 3.88 1.12 1.12 इंटू 5 की फ्रीक्वेंसी 9 है, प्लस 7 माइनस 3.88 3.12 इंटू 2। फिर 9 माइनस 3.88 5.12 इंटू 1 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 25। ऐड करके 25 से डिवाइड कर, बस ये मीन डेविएशन आ जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर निकालना है तो जो मीन डेविएशन आया 1.72 डिवाइड बाय मीन कितना आया 3.88 इंटू 100। अगर यही मीडियन से निकालना होता तो सबका डिफरेंस मीडियन से निकालता, पहले मीडियन कैलकुलेट करता, फिर सबका मीडियन से डिफरेंस निकालता, अपॉन नीचे मीडियन लिखता। फिर ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसमें पहले मीडियन निकाला है। मीडियन के लिए टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, 40, 50 है, तो 50 अपॉन 2 25, 25वीं टर्म यहां आएगी 62, 70 ग्रुप में। तो मीडियन 62, 70 ग्रुप में होगा, वो कैलकुलेट किया 62.5। अब हर एक का 62.5 से डिफरेंस लूंगा, 40 माइनस 62.5, 50 माइनस 62.5, 60 माइनस 62.5, 70 माइनस 62.5, 80 माइनस 62.5, ये लिख के इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा। ये सारे डिफरेंस आए, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, इस सब का सम किया 405 अपॉन एन आपका 50 है, 8.10 आया। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन 8.10 आया, इसमें मीडियन 62.5 आया, उससे डिवाइड किया इंटू 100 कर। क्वेश्चन इस टाइप के बहुत आते हैं, 4x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0 और मीन डेविएशन ऑफ x 5.4 है, तो मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है। तो y का मीन डेविएशन निकालना है, इसलिए y की इक्वेशन बनाऊंगा। तो 3y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 11 लिखूंगा, तो y आया माइनस 4/3x माइनस 11/3, तो ये माइनस 4/3 आपका हो गया b। तो मॉडुलस b बन जाएगा 4/3। तो मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। तो 4/3 इंटू x का मीन डेविएशन 5.4 दिया है, तो 18 1.8 7.2 आ गया। ये मीन डेविएशन ऑफ y आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, तो बेसिक फॉर्मूला जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। समीशन एक्स बाई एन आपका मीन है, तो इसको यूं भी लिख सकते हो समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर।
ये स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज के लिए बेसिक फॉर्मूला है। अगर एक्चुअल मीन से डिफरेंस लेके करते हैं तो आप लिख सकते हैं समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी अगर है तो इन सब में f लगा देंगे, सब जगह कंटिन्यूअस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज है तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर, या फिर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एफ होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। मीन से डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहां पे एफ आ जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है। फिर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वो तो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखते हैं हम, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एक डेसिमल नंबर आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में दिखाएंगे इनटू 100 करके। अब ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि किन्हीं दो नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन उनके रेंज का आधा होता है। इस प्रॉपर्टी को टेस्ट करने के लिए कई बार क्या करते हैं कि बड़े बड़े नंबर दे देते हैं, 10 लाख और 17 लाख, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो सिंपली उनका रेंज निकालनी, उसका आधा करना है। तो 17 लाख माइनस 10 लाख 7 लाख अपॉन 2 3.5 लाख, ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज रेंज ऑफ हाफ फॉर 2 नंबर्स ओनली। इट इज एप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स ओनली। 2 से ज्यादा नंबर है तो ये अप्लाई नहीं होगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12 फॉर्मूला से दिया जाता है। ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो 1 से 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा है तो सीधे सीधे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99/12 करोगे, उसका अंडर रूट निकालोगे, दैट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सिंपली निकल जाएगा, अदरवाइज आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करके फिर दिखाया है ये, तो रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12, ये फॉर्मूला एसटी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एक चीज है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। अब तक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था कि सारे ऑब्जर्वेशन अगर 5 हैं तो मीन भी 5 आएगा, मीडियन भी 5 आएगा, मोड भी सिंपल, तो मीन मीडियन दोनों आपके 5 आ रहे हैं वहां पे। तो अब यहां पे जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर है, सारे नंबर वही हैं, तो यहां पे उनका डेविएशन कुछ भी नहीं है किसी से, तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर सारे नंबर एक ही डिजिट लिखी हुई है बार बार, तो उस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाएगा। देन दूसरी चीज है, स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी जो डेटा दिए हुए हैं उनमें कितना ही जोड़ दो कितना ही घटा दो, सारे डेटा में एक ही नंबर जोड़ दो और सब में से एक ही नंबर माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे डेटा बहुत बड़े दिए हुए हैं आपको, 5000 10,000 15,000, सब में से आपने 10,000 माइनस कर दिए, डेटा छोटे हो गए, तब भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। वहीं अगर आपने मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, यानी स्केल का चेंज कर रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी स्केल से चेंज हो जाएगा। Standard deviation remain unaffected due to change of origin but is affected in same ratio due to change of scale। तो अगर सारे डेटा डबल कर दिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी डबल हो जाएगा, सारे डेटा आधे कर दिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी आधा रह जाएगा।
लेकिन हर एक डेटम में आपने 10 जोड़ दिया या 50 माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ता है। अब ये प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी अप्लाई है, जो हमने पढ़ी है, सारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए अप्लाई होगी ये। देन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला है n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, इसका अंडर रूट। यहाँ पे s1 s2 है, ये तो आपके फर्स्ट और सेकंड सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन जो गिवन है आपको। n1 n2 फर्स्ट और सेकंड सीरीज में नंबर ऑफ डेटा है। d1 जो होगा ये होगा x1 बार माइनस x12 बार। x12 बार क्या है? कंबाइंड मीन, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो कंबाइंड मीन से डिफरेंस लेंगे उस इंडिविजुअल मीन का, तो ये d1 आएगा। तो n1 इंटू d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू d2 स्क्वायर। इस तरीके से हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सॉरी, ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हालांकि नहीं पूछते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। अब ये एक चीज है, इन ऑर्डर टू फाइंड मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट, तो वहां पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा वो कम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा, और वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट होना। तो जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, यानी जिसमें वेरिएशन ज्यादा है, उसका कंसिस्टेंसी कम है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, कंसिस्टेंसी ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। तो इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है, जब भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है सॉरी, कंसिस्टेंसी पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे, और जिसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। फिर क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बाई 2, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 बाई 2 इंटू 100। ये हम देख चुके हैं, क्वार्टाइल डेविएशन देख चुके हैं। तो इसी में अब जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस है उस पे बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं इन प्रॉपर्टीज पे बनते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये कई बार पूछा है, Rx and Ry denote range of x and y respectively, where x and y are related by this. What would be the relation between x and y? It is Rx and Ry. Actually, what would be the relation between Rx and Ry? Rx और Ry में क्या रिलेशन होगा? रेंजेस में रिलेशन पूछा है। अब इसमें कौन x है, कौन किसका पूछा है, किसकी रेंज निकालनी, किसकी गिवन है, ये कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं किसी की भी निकाल लूं। मान लिया मैं y की निकाल रहा हूं, x की रेंज मुझे गिवन है Rx, तो मैं y की इक्वेशन लिखूंगा 2y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 10, तो y इक्वल टू माइनस 3/2x माइनस 10/2। ऐसे केस में ये माइनस 3/2 मेरा b हो गया, तो मॉडुलस b आ गया 3/2, तो इक्वेशन लिखूंगा आर वाई इक्वल टू मॉडुलस b rx, मॉडुलस b 3/2 rx। तो रिलेशनशिप आई मेरी 2ry इक्वल टू 3rx, 2ry इक्वल टू 3rx। अगर मैं ये मानता हूं कि मेरा y का नॉन है रेंज, x की निकालनी है, तो मैं x की इक्वेशन बनाऊंगा, तो लिखूंगा 3x इक्वल टू माइनस 2y माइनस 10, तो यहां से x आ गया माइनस 2/3y माइनस 10/3, ये मेरा b आया, तो मॉडुलस b आ गया 2/3, तो यहां मैं लिखूंगा rx इक्वल टू मॉडुलस b ry, तो 2/3 ry, rx इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3rx इक्वल टू 2ry, वही आया। तो किसी को ही मान लो आप, जब नहीं दिया इन्होंने कि कौन सा वेरिएबल है, तो आप किसी को भी मान सकते हैं।
दे दे तो y की निकाल लो, इस तरीके से करना। अब ये ऐसा 7th क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन फॉर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का मीन डिवीजन अबाउट मीन। तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 5 आएगा। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका मीन निकालोगे तो समीशन x अपॉन n, 1 से 9 तक की टोटल 45 हुई। तो मैं x माइनस एक्स बार निकालूंगा, मॉडुलस करूंगा 1 माइनस 5, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5, 8 माइनस 5, 9 माइनस 5, इनका टोटल करूंगा 4 3 7 9 10 20 हो गया। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस मीन अपॉन n, तो ये हो गया 20/9। मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया 20/9। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछ रहा है, तो मीन डेविएशन अपॉन मीन, मीन कितना है, मीन आया 5 इंटू 100, तो ये हो गया 20, तो 400/9 ये आंसर आया। इस तरीके से आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, रिलेशनशिप पे भी बहुत आते हैं। 5y minus 3x equal to 10 and mean deviation about mean for x is 12, then mean deviation of y about mean. mean deviation of y पूछा है तो मैं y की इक्वेशन लिखूंगा 5y equal to 3x plus 10, तो y हो जाएगा 3/5x plus 10/5, तो b हो गया मेरा 3/5। तो mean deviation about mean for x is 12, तो mean deviation of y equal to modulus b मीन डेविएशन ऑफ x, तो मॉडुलस b आपका 3/5 है, मीन डेविएशन ऑफ x हो गया 12, सो इट इज 36/5 और 7.2। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में यही है कि आपको इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।